नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ है प्रसिद्ध न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, जो कि जाने जाते हैं मोबाइल का नशा छुड़ाने के लिए खासकर। आज हमारे देश की 2/3 आबादी किसी न किसी नशे की लत से ग्रस्त है, जो कि समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। आइए डॉक्टर साहब से इसी विषय पर और चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में सबसे पहले आपको नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लत क्या किसी भी चीज़ की लग सकती है या खास कोई पदार्थ होता है जिसका नशा हो सकता है? जो एडिक्शन होता है मैम, एडिक्शन किसी भी पदार्थ का, किसी भी चीज़ का लग सकता है। जैसे ये अगर हम लोग सोचें कि शराब, स्मैक, निकोटीन इसी का नशा होता है, तो ये गलत सोच है हमारी। वास्तविकता ये है कि नशा किसी पदार्थ का भी हो सकता है और किसी व्यवहार का भी हो सकता है। केवल खाने पीने वाली ही चीज़ों का नशा नहीं होता, हम एक व्यवहार के व्यवहारिक नशे में भी पड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे खाने पीने के जो नशे हैं वो तो हम लोग बहुत आसानी से सोचते हैं कि हाँ ये नशा है जो आदमी करता होगा, लेकिन व्यवहार से संबंधित नशों के बारे में हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मोबाइल का नशा, ये कोई खाने पीने का नशा नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार का नशा है। हम ऐसा व्यवहार बार बार करते हैं, अनावश्यक रूप में करते हैं और हमारे जो बाकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं उसको डिस्टर्ब करके करते हैं। तो इसलिए ये भी नशा है, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहा है और अनावश्यक है। तो ये हम इसे सिर्फ एक नशा समझे या ये कोई आदत है? असल में क्या है कि आदत और नशे में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जैसे आदत जो होती है, बेसिकली आदत हमारे व्यवहार को बार बार रिपीट करने से बनती है। तो आदत कई तरीके की होती हैं। जैसे आदत सामान्य आदत भी हो सकती है और हार्मफुल आदत भी हो सकती है। तो जो हार्मफुल आदत होती है उसी को हम लोग एडिक्शन या नशा बोलते हैं। तो ये आदत का ही एक रूप है, लेकिन एकदम आदत नहीं है। आदत तो सामान्य चीज़ों की। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पे लोग खाना पीना छोड़ देते हैं इस हद तक कि वो मतलब मरने के कगार तक आ जाते हैं। तो फिर ये मेंटल डिसऑर्डर हुआ या ये लत? मैम, ये लत तो नहीं हुई, ये मेंटल डिसऑर्डर हुआ, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो व्यक्ति है उसको अपने शरीर के साथ ये रहता है कि वो किसी तरीके से जो है फास्टिंग करता है, कि मतलब उसको ये रहता है कि मैं, जैसे मान लीजिए उसके मन में अपने को लेकर ये इमेज आ गई कि मैं बहुत मोटी हूँ या मोटा हूँ, तो उसको लगा कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये उसके इस तरीके के व्यवहार में आ गई कि उसको खाने से एलर्जी हो गई, एवर्जन हो गया। वो खाना खाता है, उसको उल्टी लगती है, खाने के प्रति उसका व्यवहार जो है या नफरत वाला हो गया, तो फिर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित हो गया। तो बेसिकली ये एक आदत थी शुरू में जो उसने खाना छोड़ करके अपने को स्वस्थ करने के लिए बनाई, लेकिन वो उसकी स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हो गई। तो अब ये आदत नहीं रह गई, अब ये एक नशा हो गया, अब ये लत लग गई। जी बिल्कुल। तो सर, कैसे जाना जाए कि अब हमें लत लग चुकी है और अब हमें चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है? इसके लिए मैम हर एक नशे के हिसाब से ICD जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है, उसमें हर एक नशे के हिसाब से उसकी डायग्नोस्टिक का क्राइटेरिया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें हम, एक बीमारी होती है पाइका जिसको बोलते हैं, जिसमें मिट्टी खाने की लत होती है, या कुछ बच्चे होते हैं पेंट खाते हैं, कभी कभी साबुन खाने की लत, चौक खाते हैं, खड़िया खाते हैं, और जो चौक का वो लंबा वाला, और वो दोनों चीज़ें खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, सब कुछ मतलब खाते हैं वो। तो एक ये लत है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है कि वो रोकने पर नहीं रुकता है और वो शरीर के लिए हार्मफुल है फिर भी नहीं रुकता है, तो इस तरीके के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं। और एज इनएप्रोप्रिएट है, मतलब अगर बहुत छोटा बच्चा है, नासमझ है, खा रहा है, तो वो उस क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन वो हो गया है मान लीजिए 16 साल का, अब वो चौक खाता है, तो ये फिर, तो इस तरीके से हर एक चीज़ के लिए, अल्कोहल लेता है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। मोबाइल के लिए ये कहा जाता है कि अगर 4 से 6 घंटा मोबाइल जो है आदमी यूज़ करता है मनोरंजन के लिए, ठीक, या दूसरे कामों के लिए, देन इट इज ओके। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा यूज करता है अनावश्यक कार्यों के लिए, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हैं, वो एक आवश्यक कार्य है। लेकिन एक अनावश्यक कार्य के लिए 4 से 6 घंटे से ज्यादा अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एडिक्शन के शिकार हैं।
उसके बाद और भी होता है कि जो नशा होता है उसका जब कमी होता है, यानी अगर मोबाइल का किसी को नशा है तो जैसे मोबाइल उसको नहीं मिलेगा तो उसका जो सामान्य व्यवहार है वो बदल जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको मोबाइल की लत लगेगी, तलब लगेगी कि मुझको मोबाइल किसी तरह से मिले। वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, गुस्सा करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा कि किसी तरीके से सरेंडर होकर के घर वाले उसको मोबाइल दें, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसको मोबाइल का नशा हो गया। अच्छा, ऐसे काफी लोग होते हैं, इससे घर वालों को ज़्यादा परेशानी होती है और फिर वो ये लत छुड़ाने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जिसको नशा होता है उसे बिल्कुल सामान्यतः ये ज्ञान नहीं होता है कि उसे नशा है। ऐसे में आप उनकी कैसे मदद करते हैं? मैम, जो नशे की लत होती है ये एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड होती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर बात करें तो ऐसा देखा गया है कि डोपामीन से रिलेटेड एक पाथवे होता है जो कि इस तरीके के प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है। डोपामिन को भी आप जरा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। कई तरीके के दिमाग, जो हमारा दिमाग का सोच विचार और व्यवहार करने का प्रक्रिया होता है वो कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर आधारित होता है और अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग प्रकार के व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी तरीके से और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे नॉरएड्रेनालिन हो गया, आपका सेरोटोनिन हो गया, इस तरीके से कई होते हैं, ग्लूटामीन हो गया, गाबा हो गया। तो ये अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। जैसे सेरोटोनिन जो होता है हमारे मूड को इलिवेट करता है, हमको अच्छा फीलिंग कराता है, कमी हो जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। इसी तरह से नॉरएड्रेनालिन भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को जो है अच्छा महसूस करने में हमें मदद करता है, हमें उत्साहवर्धक फील करने में मदद करता है। डोपामीन हो गया, जो डोपामीन का कार्य हमारे जो दिमाग में है वो लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग से आधारित है। अच्छा। कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से हमको ये फायदा और ये नुकसान है। तो लत के लिए ये डोपामीन हाँ जी बिल्कुल, डोपामीन पाथवे जो है मेनली जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी तरह से एक एसिटिलकोलिन होता है जो कि आपका मेमोरी से रिलेटेड होता है, हमारी याददाश्त की चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर जिसको बोलते हैं, यानी ऐसा काम जिसमें हमको मजा आता है। ओके, हाँ। एडिक्शन भी ऐसा ही एक व्यवहार है जिसमें हमको मजा आता है। ठीक है, तो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं डोपामीन के उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाने की वजह से इस पाथवे में ये होता है। तो जब हो जाता है तो हम देखते हैं कि आदमी को अपने व्यवहार को रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने व्यवहार को नहीं रोक पाता है, तब वो हमारे पास आता है जी। तो हम उसके लिए जो थेरेपी करते हैं डिसाइड, वो बेसिकली दो तरीके की होती है। केवल दवाओं के आधार पर डी एडिक्शन का तात्कालिक ट्रीटमेंट यानी कि इमीडिएट ट्रीटमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली नशा ना ले, इसके लिए हमको उसकी साइकोथेरेपी वगैरह भी करनी पड़ती है। तो मतलब आप लोग काउंसलिंग भी बिल्कुल काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग तो एक बहुत सामान्य सी चीज़ है, इसके ऊपर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी, फ्लडिंग और बहुत सारे जो है हाई लेवल की टेक्निक्स होती हैं, मोटिवेशन इनहेंसमेंट टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस कारण से ये नशे में पड़ा हुआ है, उसका क्या कारण है और हम उस कारण में किस तरीके से सुधार करें। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है, घर में माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, उन्होंने उसको मोबाइल दे दिया कि तुम बेटा मोबाइल यूज करो, अब वो लती हो गया। अब हम क्या करेंगे उसका व्यवहार छूट जाए? हम कौन सी ऐसी दवाई दे दें कि वो मोबाइल यूज ना करे? तो उसके लिए हम फिर उसको इंगेज करते हैं। सिंपल तरीका है, अगर उसको हम खाली कम छोड़ें, उसको माता पिता के साथ रखें, कुछ खेलने के लिए आउटडोर गेम्स में एंगेज कर दें, कुछ गाना सिखाने में, कुछ डांस में। लत के लिए बेसिकली हमारा सामाजिक सरोकार जिम्मेदार है और अकेलापन खासकर। बिल्कुल, देखिए नहीं, कहीं ना कहीं नशे का जो कारण है वो तनाव है। और अगर ये भी अगर देखें तो ज़्यादातर जब हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम जब कमज़ोर होता है तभी आदमी जो है नशे में जाता है। जैसे जो ज़्यादातर नशे वाले हमारे पास आते हैं यंग एज के, अगर बात करें, हर एक एज ग्रुप का तो अलग अलग है। तो जैसे फादर मदर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, दोस्त मिल गए, दोस्तों ने जो है उनको किसी वजह से गुमराह कर दिया कि ये ले लो, मजा आ जाएगा, एक बार ट्राई कर लो। हाँ, तो एक बार ट्राई करने के लिए उन्होंने शुरू किया और फिर वो उसमें फंसते चले गए। तो सामाजिक सरोकार बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आई कि काफ़ी बार ये होता है कि लोग मज़े के लिए शुरू करते हैं, ओकेजनल ड्रिंकर्स होते हैं या ओकेजनली वो लोग सिगरेट्स वो लेते हैं, तो फिर इंसान को पता कब चले कि मतलब अब ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे यहाँ से रुक जाना चाहिए या यहाँ पे मुझे कुछ करना चाहिए? देखिए, जो अल्कोहल है, अल्कोहल
की एक निश्चित मात्रा जो होती है वो दवाइयों में भी यूज होती है और अल्कोहल बहुत एक सीमित मात्रा में एक औषधीय पदार्थ है। लेकिन हम लोग या लोग जो नशा करते हैं वो लोग उसको इस तरह से प्रयोग करते हैं कि वो जो है दवा की बजाय एक नुकसानदेह पदार्थ बन जाता है। तो अगर वो नुकसानदेह हो गया है, ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी? ये चीज़ हमको ऐसे पता चलेगी कि हम उस चीज़ के बिना नहीं रह पा रहे हैं। पहली बात यानी कि हमको वो चाहिए। पहले हम ठीक है ऑकेजनली हम पार्टी में गए, किसी ने कहा पी लिया, लेकिन अब हमको बिना किसी कारण के वो चाहिए, तलब। ठीक। दूसरा विड्रॉल, वो चीज़ नहीं मिल रही है, यानी हमने रात में पी, सवेरे हमको उसकी कमी खलने लगी, विड्रॉल, तो भी हमको उसकी ज़रूरत है। या फिर हम अपना जो रोज़मर्रा का काम करते हैं उस काम को हम नॉर्मल स्थिति में बिना उस नशीले पदार्थ को लिए नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले कर लेते थे। अब हम वो लेते हैं तब हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक। तो इस तरीके के कई क्राइटेरियाज हैं। तो हम अगर देख रहे हैं कि ये सब क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसके आदी बन गए। हम सुबह उठते हैं, हम नहीं पी पाते, हमारा शरीर थरथराने लगता है। हम कोई नशे वाला चीज़ जो यूज करते हैं वो नहीं ले पाते हैं। हम सुबह उठते हैं, हमको सिगरेट पीना पड़ता है, नहीं हम लैट्रिन नहीं जा पाते हैं। तो सर ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ये जब समझ जाते हैं तो वो चिकित्सकीय परामर्श की जगह वो निकोटेक्स वगैरह जैसी चीज़ें लेते हैं, जिससे कि मतलब च्युइंगम है उससे मतलब ये वो लोग क्लेम करते हैं कि आप 1 महीना इसको खाइए, उसके बाद आपकी लत छूट जाएगी। तो ये भी सुनने में आया है कि बाद में उनको इसी निकोटेक्स का ही नशा हो जाता है। असल में जो ये निकोटेक्स लेने का जो भ्रांति है समाज में वो बिल्कुल गलत है। असल में निकोटेक्स लॉन्च करने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य था वो ये था कि जब आदमी टोबैको लेता है तो टोबैको में निकोटीन के अलावा बहुत सारे कार्सिनोजेनिक पदार्थ भी वो ले लेता है। लेना मेनली वो निकोटीन चाहता है, लेकिन उस निकोटीन के साथ बहुत सारे अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी ले लेता है। क्योंकि उसमें होते हैं वो टार और दूसरी चीजें जो लंग्स को खराब कर देती हैं और कैंसर भी कॉज करती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब अगर मान लो कि हम निकोटीन दे दें, केवल निकोटीन दे दें और वो उस चीज को छोड़ दे जिसमें ज्यादा नुकसान है, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ ये उद्देश्य बना के दिया कि आप थोड़े समय इसको ले लो। ठीक। फिर आप अपने आप को जब और ज्यादा पदार्थ आप नहीं लोगे, पहला तो आपको नुकसान कम हो जाएगा, हार्म कम हो जाएगी। फिर ये चीज परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसको आपको छोड़ना है कम करके धीरे धीरे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो लिखेगा, तो वो तरीका जानता है कि इसको कैसे कम करना है। आप क्या करोगे, आपने 1 महीना लिया और जो लोग लेते हैं उन्होंने 1 महीना लिया और फिर उसके बाद वो उन्होंने पट से छोड़ दिया। अब जब पट से छोड़ दिया, 4 मिलीग्राम निकोटेक्स ले रहे हैं और पट से छोड़ दिया, तो निकोटीन का विड्रॉल आ जाएगा। तो उसको धीरे धीरे कैसे टेपर करना है इस चीज के लिए, इसीलिए आप किसी भी तरीके के डी एडिक्शन के लिए स्वयं कोई औषधि ना ले, क्योंकि वो नहीं छूट सकती। मैंने ये भी सुना है कि जब विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं तो लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर ऐसे आप लोग कैसे डील करते हैं इन लोगों जी से? अभी मैंने जो आपको बताया ना कि जैसे जो नशे वाले पदार्थ होते हैं, आदमी कभी कभी इन पर ऐसा निर्भर हो जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म तभी कर पाता है जब वो उनको ले लेता है जी। और नहीं लिया होता तो वो पूरी तरह से जो है टूट जाता है जी। मतलब मेंटल ब्रेकडाउन की स्टेज तक पहुंच जाता है। तो ये जो आप बात कह रही हैं वो इससे जुड़ी हुई बात है। तो इससे ये होता है, आदमी को ये लगता है यार मैं तो शराब छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं शराब ले लेता हूँ तब तो मेरा काम चलता रहता है, नहीं तो मैं मरणसन्न स्थिति तक पहुंच जाता हूँ, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता, मैं तो एकदम डिप्रेस हो जाता हूँ। लेकिन आप कब तक उसके सहारे जी पाओगे? सही है ना? आपको तो वो अंदर अंदर खोखला बनाती जा रही है, पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। उसको तो आप चाहे डिप्रेशन में जाए, चाहे कैसे भी आपकी स्थिति हो, आपको मनोबल स्ट्रांग करके उसको डॉक्टर से मिलकर उसको किसी न किसी तरीके से छोड़ना ही है। अच्छा, अभी हाल में जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, एक तरीके से देखा जाए तो उसमें भी ये जानने में आया था कि बाद में वो डिप्रेशन से लड़ने के लिए कुछ ड्रग्स ले रहे थे। क्या ये भी सच है और ये भी होता है? मैम देखिए, ये हार्मफुल नहीं है? देखिए, जो नशे और जो है दवाओं का जो वो है सिस्टम, वो बेसिकली अगर आदमी डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क में रहे तभी समझ सकता है। जैसे कि क्या है कि जैसे हम जो दवाएं देते हैं, उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा। अगर जैसे जो लोग इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स हैं, जो इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सरकार ने OST सेंटर्स बनाए हैं। ठीक है,
उसमें ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी या ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी बोलते हैं, जिसको आप नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं, जो सरकार ने खोल रखे हैं अपने यहाँ। नहीं, रिहेबिलिटेशन सेंटर अलग है, वो सरकार उसको ग्रांट देती है, खोलती नहीं है। अच्छा। जो खोलती है सरकार वो ओएसटी सेंटर है, जैसे अपने स्वरूप रानी में है, कॉल्विन में है, यहाँ पे बेली में भी प्रस्तावित है, अभी खुला नहीं है। तो वो ओएसटी सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकोटेक्स से बेस्ड कॉन्सेप्ट है। वो क्या करते हैं, वो ब्यूप्रेनॉर्फिन टैबलेट होती है जो कि ओपियाइड का एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। ठीक, जो लोग इंजेक्शन से स्मैक वगैरह लेते हैं या इस तरीके के कोई हाई लेवल के ओपियाइड नशे लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, तो उन लोगों को ये दी जाती है। कारण ये होता है, सरकार का उद्देश्य ये होता है कि आप इसको लेंगे, आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, एचआईवी से बचेंगे। ठीक, दूसरा, आप जो पदार्थ ले रहे हैं इलीगल मींस से, उसकी प्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं। कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं एनाफाइलेक्सिस से मर जाते हैं क्योंकि उसमें चौक मिला दिया है लोगों ने। ठीक, तो आप उस तरह के एक्सीडेंट से बच जाते हो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका मिसयूज, लोग अब उसी का नशा करने लगे। हमको चाहिए, हमको 2 गोली नहीं, हमको 4 गोली चाहिए, हमको पैसा देकर, घूस देकर लेने लगे। और सबसे बुरा हाल ये हुआ कि उसको पीस कर इंजेक्शन के फॉर्म में लगाने लगे। तो सरकार का जो उद्देश्य है वो फेल होता जा रहा है। ठीक, तो फिर ये दवाओं को मेडिकल पर्पसेस के लिए ही नहीं कर देना चाहिए, और मतलब इसको बैन नहीं कर देना चाहिए पब्लिक यूज के लिए? देखिए मैम, इसमें ये है कि सरकार ने कई बार सोचा कि हम जो है निकोटीन का दाम बहुत बढ़ा दें, अल्कोहल का दाम बहुत बढ़ा दें, लेकिन इससे एक चीज होगा जी, सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो कम हो जाएगा क्योंकि चीजें कम बिकेंगी, लेकिन व्हाइट मार्केट में कम बिकेंगी, ब्लैक मार्केट में तो बिकेंगी। जैसे आप लोग अभी कोविड-19 में भी देख रहे थे कि ये हो रहा था। बिल्कुल है ना, तो ब्लैक मार्केट में बिकेंगे। पहले तो रेवेन्यू का भी सरकार ने नुकसान कर लिया और बंद भी नहीं कर पाई, तो ऐसा करने से फायदा ही कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, लेकिन बिहार में तो इन लोगों ने बैन कर दिया है। बिहार में बैन तो कर दिया है मैम, लेकिन जो है बिहार, जैसे हम गुजरात का एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार तो हम पर्सनली नहीं जानते हैं, गुजरात में बैन है। गुजरात के बगल में राजस्थान है, राजस्थान का टूरिज्म बढ़ गया क्योंकि वहां से जाते हैं हर सैटरडे को, संडे को पीते हैं, वहां से लेकर जाते हैं गाड़ी में, खूब पीते हैं अपने यहाँ। तो बात यह है कि अगर आप बैन कर दोगे पूरी कंट्री में, थोड़े दिन जब तक सरकार का मनोबल स्ट्रांग रहेगा, चीजें तगड़ी रहेंगी, तब तक तो कंट्रोल रहेगा। लेकिन धीरे धीरे तंत्र में ही मिले हुए कुछ लोग होते हैं जो उसका तोड़ निकाल लेंगे। तो इसलिए बैन करना सरकार जो है चाहती तो है लेकिन कर नहीं पा रही है। इसका एक कारण ये भी है लॉबिंग। ठीक है भाई, अगर वो प्रस्ताव आती है तो उसके प्रस्ताव के लिए ये लोग जो नशा मतलब का बिजनेस करते हैं, ये लोग लॉबिंग कर लेते हैं। तो सरकार बंद करना चाहती है, टैक्स बढ़ाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि रेवेन्यू का भी नुकसान हो जाएगा और जो हम करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाएंगे, इसीलिए वो पीछे हट जाती है इस सब मामलों में। अच्छा, अभी यूएन का एक रिपोर्ट आया था कि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग और ज़्यादा नशे की ग्रस्त में आ गए हैं और उसके चक्कर में वो लोग काफ़ी तरीके से, काफ़ी इलीगल मीन्स से नशों को ले रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या परामर्श है? बिल्कुल मैम, असल में ये चीज़ हमने यहाँ पर भी नोटिस की क्योंकि हम लोग तो ओएसटी सेंटर वगैरह भी हमारे यहाँ है, हम लोग नशा मुक्ति वैसी वाली क्लिनिक भी चलाते हैं। तो जो लोग कोविड के समय क्या था, लॉकडाउन था जी, कुछ चीज़ें मिलना बंद हो गई थी, जैसे अल्कोहल मिलना बंद हो गया था जी। ठीक, तो लोगों ने क्या किया, जो लोग अल्कोहल लेते थे उन्होंने थिनर वगैरह और ये रुमाल में डाल करके सूंघने वाली चीजें शुरू कर दी। तो उन्होंने दूसरे तरीके के नशे करने लगे, ज्यादा खतरनाक किस्म के नशे वो करने लगे। तो ये जो यूएन की रिपोर्ट है वो इसी चीज पर बेस्ड है और ऐसा पूरे वर्ल्ड में हुआ। लोगों ने जो नशे नहीं मिल रहे थे उसके अल्टरनेटिव दूसरे और हार्मफुल नशे शुरू कर दिए, और कई लोग जहां मिल रहे थे अल्कोहल वगैरह, जहां मिल रहा था, बैन नहीं हुआ था, वहां पर लोगों ने जब खाली हो गए तो वो और ज्यादा उसको पीने लगे, कोई काम नहीं था उनके पास। तो ये यूएन की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने नए, बल्कि जिन लोगों ने जो पहले ऑकेजनल ड्रिंकर थे वो रेगुलर ड्रिंकर हो गए और अल्टरनेटिव चीजें लेने लगे। इसी बात पे हम आपसे आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आप ये बताइए कि नशा किन किन चीज़ों का हो सकता है?
क्योंकि नशे के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसा हमारी आपकी पहले भी बात हुई, नशा जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, सूंघने की चीज़ हो, या फिर जो है व्यवहार से भी संबंधित कोई चीज़ हो, तो वो उसका भी नशा हो सकता है। तो नशा ऐसी चीज़ है कि समझिए कि मिट्टी से लेकर के भांग, चरस, अफीम, गांजा, बड़ी बड़ी चीज़ों तक किसी भी चीज़ का हो सकता है। और लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के चक्कर में कहाँ कहाँ तक जाते हैं? देखिए, अल्टरनेटिव्स ढूंढने के ही चक्कर में तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए सही हैं। बात। अब लोग जो है झंडू बाम खा जाते हैं, है ना, वाइटनर सूंघने लगे हैं, है ना, थिनर यूज़ कर रहे हैं, नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर रहे हैं, इवन लोग पैरासीटामॉल और फोर्टिविन फेनार्गन इंजेक्शन तक को नहीं छोड़ रहे हैं जी। प्रॉक्सीवन टैबलेट एक आती थी दर्द की, उसको लोग नहीं छोड़े। अल्ट्रासेट में ट्रेमाडॉल होता है, इसको लोगों ने, तो अगर जैसे कोई नशा करता है, उसने कोई दूसरी चीज़ ली, उसको थोड़ा बहुत और मज़ा आ गया तो उसने उसके साथ उसको भी शुरू कर दिया या उस पर स्विच हो गया। तो इस तरह से मतलब नशे लेने वालों ने हर एक चीज़ को एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है। आजकल नशे को व्यापार बना दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, नशा जो फैल रहा है समाज में, इसके पीछे व्यापार का एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा अहम रोल है। असल में जैसे एक सिस्टम होता है हमारे इकोनॉमिक्स में, पिरामिडल मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, एक आदमी को लाभ दिखाया जाता है कि बहुत लाभ है तुमको, तुम किसी को जोड़ो जी, लेकिन वास्तविकता में लाभ होता नहीं है। ठीक, तो ये इस तरीके का है, जैसे मैंने एक आदमी को नशे में डाल दिया, अब उसको पैसे की ज़रूरत है, उसने किसी को और को देखा कि इसके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, उसने उसको किसी तरीके से नशे में डाल दिया। ठीक, वास्तविकता में जिसने नशे में उसको डाला उसका कोई गेन नहीं हुआ, लेकिन उसको आभासी लाभ हुआ, ये हुआ कि उसको पैसा मिलने लगा, लेकिन वास्तविकता में तो वो जो नशा है वो कर रहा है तो उसका क्षति ही हो रही, नुकसान ही हो रही। तो ये एक तरीके का पिरामिडल स्कैम है जो हो रहा है। तो इसी तरीके से लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ये आदमी जैसे देखता है कि ये इसके घर में कुछ थोड़ा, खास लोग होते हैं जो जानबूझकर समाज को नशे में डालते हैं? बिल्कुल, ड्रग पेडलर्स होते हैं जिनका करोड़ों अरबों का व्यापार है जी। और ऐसे लोग हैं, और कई कंट्रीज में तो आप देखेंगे कि ड्रग वार्स हो रहे हैं। मैक्सिको इसलिए बहुत बदनाम है, ड्रग कार्टेल्स वहाँ चलते हैं, हजारों लाखों लोगों का मर्डर हो जाता है नशे के पीछे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था छिपी हुई है। सर, लेकिन कैनबिस और मारिजुआना को अभी फिलहाल लीगलाइज करने की भी बात चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? असल में कैनबिस और मैरिजुआना जो है कुछ कंट्रीज में लीगलाइज है भी जी, और इंडिया में भी कुछ जगहों पर कुछ समय ये लीगलाइज हो जाता है। ओके। जैसे हम देखते हैं ये अपने यहाँ जो है भांग जो है दुकानें हैं, और होली वोली में ठंडाई वंडाई के माध्यम से लोग यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हद तक लीगलाइज है। इसमें जो बेसिकली चीज़ है ध्यान देने वाली, लीगलाइज होना और इलीगलाइज होना तो कोई ज़्यादा महत्व रखता ही नहीं है। जो महत्व रखता है वो होता है कि हम उस चीज़ को लेंगे तो हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है। कोई चीज़ लीगल है या इलीगल है, अगर हमको चाहिए तो हमको मिल जाएगी। हथियार हम लाइसेंस बनवा के भी ले सकते हैं, ऐसे भी खरीद सकते हैं। सर, लेकिन कहा जाता है कि भांग का ऐसी कोई लत नहीं लगती है, भांग का कोई नशा होता है लेकिन उसकी लत नहीं लग सकती है। इसमें एक गड़बड़ी है जी। भांग की लत लगती है, अच्छा। भांग का विड्रॉल नहीं होता है। ओके। माने अगर हम कोई नशा लेते हैं, उसको हम लेना बंद करेंगे तो हमको उसका विड्रॉल आएगा। अच्छा। विड्रॉल आएगा मतलब हमको उसकी तलब लगेगी, हम ले नहीं तो हमको ये सिम्टम आ रहे हैं। अच्छा। हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, थर थर थर, दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो हम उसको ले, ये विड्रॉल है। भांग में विड्रॉल नहीं आता। अच्छा। लेकिन क्रेविंग होती है। ओके। ठीक है, जब क्रेविंग होगी तो मजा लेने के लिए तो लोगे। आप नहीं ले रहे हो 10 दिन, लेकिन जिस दिन मजा लेना है उस दिन लोगे। नशे के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, आप हमें ये बताइए कि हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ खास नशों में टीएचसी की मात्रा ज्यादा होती है, इनको आप हमें कैसे समझाएंगे? उन नशों के साथ ये देखा जाता है कि उसमें जो मतलब क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंस, जो डिपेंडेंस की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिसका लती होने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जिन नशों में या जिन पदार्थों में नहीं होती है उनका भी आदमी लती हो सकता है। ओके। तो एकदम वो नहीं कह सकते कि जिनमें नहीं है उनको नहीं लेगा आदमी। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में नहीं होता है, लेकिन
अल्कोहल का लत आदमी को लग जाती है। और कई पदार्थों में होता है जो कि हर्बल ओरिजिन के होते हैं, उनमें होता है, लेकिन उनकी भी लत लगती है। तो ऐसा कुछ खास वो नहीं है, लेकिन उन नशों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उन नशों का जो आदी होता है आदमी, वो जल्दी हो जाता है। ये फर्क है थोड़ा सा। ओके, तो मतलब टीएचसी जिसमें होगा उसकी लत जल्दी लगने की संभावना ज्यादा होगी, और उसकी छूटने की संभावना कम होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी सुना गया है कि काफ़ी सारे, जैसे कैनबिस या मैरिजुआना जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके अलग अलग भागों में इसका मतलब अलग अलग कंटेंट रहता है। तो फिर इस चीज़ को भी मतलब आप लोग स्टडी करते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं? बिल्कुल, उसमें कई पदार्थ होते हैं, कैनाबिनॉइड्स जिनको बोला जाता है, जो कि रेजिन में अलग मात्रा में, पत्ती में अलग मात्रा में, तने में अलग मात्रा में होता है, और एक ही पेड़ के अलग अलग रूप को यूज करने से अलग अलग प्रकार का तीव्रता वाला नशा मिलता है। और इसके कई मतलब प्योरिटी के हिसाब से कई रूप भी होते हैं। तो कुछ तो जैसे जो हम लोग अपने यहाँ यूज करते हैं भांग, जैसे भांग और गांजा जी, एक ही तरह के प्लांट से डेराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं। एक रेजिन से बनता है, दूसरा उसके क्रूड पार्ट से, जैसे पत्ती वगैरह से। तो एक नशा यानी गांजा बहुत तगड़ा है, और भांग बहुत अपेक्षाकृत हल्का नशा है। तो उसमें कंसंट्रेशन, जो नशा कॉज करने वाले पदार्थ होते हैं, उसके कंसंट्रेशन में फर्क आ जाता है। ओके सर, हमने ये भी सुना है कि ड्रग्स का यूज मेडिकल पर्पसेस के लिए ज्यादा होता है, जैसे टर्मिनली इल पेशेंट्स को एक्चुअली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ड्रग्स। बिल्कुल, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे ओपियाइड की बात करें, मॉर्फिन की बात करें, तो मॉर्फिन जो है सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर है। ओके। और जब टर्मिनली इल पेशेंट होता है तो बहुत अच्छा उसमें रोल रहता है, तो वहाँ तो ये दवा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसके लती हो गए और हम इसको बराबर मजा लेने के लिए खाने लगे, तो वहाँ ये तलब है। ऐसे ही भांग के लिए है। भांग में कई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एफ्रोडियास्टिक प्रॉपर्टी होती है, माने जिन लोगों को सेक्सुअल इम्पोटेंसी होती है उनके लिए ये एक मेडिसिनल वो है। जिनको भूख कम लगती है, भूख लगने के लिए ये है। तो इस तरह से कई, हर एक नशे के कई वो हैं, नशे वाले पदार्थ के। ठीक है, जैसे आपका शराब है, थोड़ी मात्रा में वो आपको, हाँ दवा है, जुखाम वगैरह में आप यूज करते हैं लोग थोड़ा बहुत। हमारे सोल्जर्स काफी यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सियाचिन वगैरह में रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपको जो है कैलोरीज दे देता है, जो आपको वार्मथ देती है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है कि हम उस जो पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर दवा के ही रूप में, और जब तक उसकी ज़रूरत है तब तक ही यूज़ कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अब हमको दर्द नहीं है और हम ले रहे हैं, अब हम नहीं ले रहे हैं तो दर्द होने लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम उसके आदी हो गए। तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम है कि मतलब ये आपको एक तलब लग गई कि अब हम नहीं ले रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, या सब? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें, तो सबकॉन्शियस माइंड भी है। दूसरा जो है, जैसे जो चीज है वो पदार्थ आपके शरीर में जाकर के कुछ रिसेप्टर लेवल पे भी और न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर भी कुछ परिवर्तन ऐसे कर देता है कि जब आप उसको नहीं लेंगे तो कुछ तरीके के अनइजीनेस आप फील करेंगे। तो दोनों बातें हैं, एक तो सबकॉन्शियस यानी साइकोलॉजिकल भी है, और एक ऑर्गेनिक भी कॉज है उसके पीछे। अच्छा, आज सरकार कई सारे नशा मुक्ति केंद्र खोल रहा है, क्या इसका एक्चुअल लाभ पहुंच रहा है, या ये सिर्फ लोग मतलब यूज करने के लिए और उसके साथ भी खिलवाड़ ही कर रहे हैं? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र सरकार सीधे तौर पे अमूमन नहीं खुलवाती है। वो क्या करती है कि नशा मुक्ति केंद्र को इंस्पेक्ट करती है, कोई नशा मुक्ति केंद्र अगर आवेदन करता है तो, और वहां जाकर के नशा मुक्ति केंद्र या रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, उसको ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र जो है कई कागज पे भी चल रहे हैं। अच्छा। और कई वास्तविक रूप में भी चल रहे हैं। तो दोनों बातें हैं, कुछ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ का अस्तित्व ही नहीं है। ओके, क्या एज फैक्टर भी ये काम करता है नशा को छुड़वाने के लिए? जैसे टीनेजर्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, या प्रौढ़ अवस्था में अगर आपको नशे की लत लग गई है तो ये ज्यादा खतरनाक है? अगर पकड़ने के हिसाब से देखें, नशा पकड़ने के हिसाब से, तो अगर नशा टीनेजर्स में हो गया तो ज्यादा दिक्कत करता है। कारण क्या है कि अगर नशे टीनेजर एज में जब कैरियर वगैरह शेप हो रहा है, उस समय अगर आदमी नशे का लती पड़ गया तो कैरियर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर जब एक तरीके का साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस उसकी लाइफ में हो गया तो नशा वो छोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा उसको प्रॉब्लम रहेगी मॉनिटरी, साइकोलॉजिकल। ठीक है। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि अगर 25 साल से पहले कोई इंसान नशा ट्राई कर ले तो उसके दिमाग का सही विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये भी है। अगर शुरुआती दौर में जो है, जो विकास वाली अवस्था होती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का नशा शुरू करता है, तो उसका जो ऑर्गेनिक और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो परमानेंट भी हो सकता है।
ओके, तो ये काफी खतरनाक बिल्कुल, रह सकता है। शुरुआती दौर में तो ज़्यादा एज में यूज़ करने के मुकाबले ही ज़्यादा खतरनाक। और छोड़ने के हिसाब से? छोड़ने के हिसाब से तो इंडिविजुअल फैक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा। कि मतलब कितना आदमी खुद से मोटिवेटेड है, कितना उसने अच्छे से थेरेपी एडहेरेंस रखा, कितना वो थेरेपी को फॉलो किया। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो ओल्ड एज में ही छोड़ना ज़्यादा आसान, मतलब जो लोग बाद में पकड़ते हैं उनका छुड़ाना जो है ज़्यादा आसान होता है शुरुआती वालों से। अच्छा, तो सर हमें ये बताइए कि हमने कई बार ऐसा देखा है, ऐसे केसेस हुए हैं कि कई सारे लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से अच्छे होके निकले, लेकिन बाद में उन्होंने वापस उसका एक और उनको सेटबैक आया, उन्होंने वापस से उसको यूज़ करना शुरू किया, उनको वापस से लत लग गई। बिल्कुल, आपका जो ये प्रश्न है वो बहुत सही प्रश्न है। हाँ। लोग ये सोचते हैं कि हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर दिया तो अब नशा नहीं करेगा, जो कि गलत सोच है। असल में रिहैबिलिटेशन सेंटर सिर्फ क्या करता है कि जैसे 2 से 3 महीना एडमिट कर लिया, वहाँ नशा नहीं मिला, विड्रॉल ठीक हो गया उसका, विड्रॉल पे काम करता है। अच्छा। मोटिवेशन पे काम करता है, लेकिन सस्टेनेंस है इस पे काम नहीं करता। ओके। तो अगर जब वो जाएगा, अगर उसको जो उसका फ्रेंड सर्किल था, जो उसका माहौल था, जो उसका परिवेश था, जो उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम था, वो पुराना ही रहा, तो वो फिर पीयर प्रेशर में आके प्लेजर प्रिंसिपल के उस वशीभूत होकर नशा चालू कर सकता है। अच्छा, तो क्या ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नशा व्यक्ति करता है। अच्छा। जैसे कुछ बहुत तगड़े प्रकार के जो नशे होते हैं, जैसे हीरोइन हो गया, स्मैक हो गया, ये बहुत तगड़े प्रकार के नशे होते हैं, इनका विड्रॉल भी बहुत तगड़ा होता है। कभी कभी तो दौरे आ जाते हैं, आदमी मरने की स्थिति में पहुंच जाता है अगर अचानक से छोड़ दे तो। तो ऐसे नशे हैं, अगर वो कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। एल्कोहल भी अगर बहुत रेगुलरली ले रहा है, सुबह भी पीता, दोपहर में भी पीता, रात में भी पीता, अचानक से बंद हो गया, तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए, डील करने के लिए हॉस्पिटल एडमिशन जरूरी होता है। लेकिन अगर छोटा मोटा नशा करता है, इनफ्रीक्वेंट नशा करता है, तो उसको सेशंस दे करके साइकोथेरेपी के दवाओं के माध्यम से भी छुड़ाया जा सकता है। तो ऐसे ड्रग एडिक्ट से आप लोग पहले बात करते हैं कि हम लोग एक्चुअली आपके नशा छुड़वाने पे ही काम करने वाले हैं, या उनको बिना बताइए आप लोग उनकी साइकोथेरेपी वगैरह करते हैं? असल में मैम, जो ज़्यादा नशा छूटने की जो ज़्यादा संभावना होती है वो उन लोगों में होती है जो मोटिवेटेड हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें आदमी को ये इंसाइट नहीं होती, यानी ये समझ नहीं होती कि उसको ये प्रॉब्लम है, और ना वो उसको स्वीकार करने की स्थिति में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग छुपा करके भी देने वाली दवाएं देते हैं, जो कि उतना एथिकल भी नहीं है। लेकिन मजबूरी में हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। और कुछ ऐसे नशे हैं जिसमें ये बहुत कारगर होता है। अच्छा, जैसे एल्कोहल में एक दवा होती है जिसको देने के बाद एल्कोहल पचता नहीं है, तो उससे हम लोग एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं मरीज के साथ। अच्छा। हम ये उसको दिमाग में बैठाते हैं कि अब तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है शराब पीने से इतना खराब हो गया है कि अब शराब पचना बंद हो गई है। तो वो जैसे ही शराब पीता है उल्टी हो जाती है, तो धीरे धीरे उसको एवर्जन हो जाता है शराब से। अगर हम कोई एक चीज़ खाएं और हमको उल्टी हो जाए उसको खाने के बाद, और हम उसको ले ही ना पाएं, तो हम थोड़े दिन बाद उसके लिए वो हो जाएंगे। तो उसमें भी कई चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, वो अल्टरनेटिव कोई दूसरा नशा ना शुरू कर दे। अच्छा। ठीक है, लेकिन शराब में ये तरीका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो लेने के बाद आदमी शराब नहीं पी सकता। इन चीज़ों का तो टीवीसी और ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे गए हैं कि जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि हमारी दवा लीजिए और मतलब उसे छुपा के खिलाइए और फिर सामने वाला ड्रग में। असल में हाँ बिल्कुल, असल में जो मेंटल हेल्थ केयर बिल है 2017 जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स और नशे वाले पेशेंट्स को डील करता है, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो मरीज है उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। ये कानूनी नियम है। ये लोग जो है नियम का उल्लंघन करते हैं, लेकिन हम भी कभी कभी करते हैं, लेकिन उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम अप्रोप्रिएट कंसेंट लें। अगर आदमी देने की स्थिति में नहीं है तो उसका पेरेंट दे। ठीक है, तो इसमें वो लोग ये भी ध्यान नहीं रखते। जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो दवा हम लोग तब चलाएं जब 5 दिन वो नशा मुक्त हो। तो कभी कभी ऐसी दवा तुरंत आदमी ने ले लिया, सुबह पिया हुआ है, शाम को दौरे आए और वो एकदम बुरी हालत में चला गया। कई बार हम लोगों के यहाँ भी ऐसे केसेस आते हैं। तो ऐसा टीवी एड देख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 5 दिन का अंतर होना चाहिए ऐसी दवा चलाने के बीच में, कि 5 दिन उसने शराब ना पिया हो तभी आप वो दवा चलाई। क्योंकि अगर आप बाहर से अल्कोहल वो ले रहा है तब तो वो निकल सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी उसके ब्लड में, तो वो कहां से निकलेगा? वो तो आदमी की हालत खराब कर देगा ना। तो वो चीज नहीं समझ पाते वो टीवी एड वाले। जी,
आप खासकर मोबाइल का नशा छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए आपने काफ़ी काम किया है, तो हमें ये बताइए कि इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं? जो मोबाइल का नशा है, पहले तो जब परिवार वाले ले आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो किस प्रकार की श्रेणी का है, किस प्रकार की गंभीरता का स्तर है उसका। जब हम लोग ये असेस कर लेते हैं कि वो उसकी श्रेणी माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं। अगर सीवियर श्रेणी का है तो हम लोग दवाओं का भी प्रयोग करते हैं ताकि वो उसका जो वो एडिक्टिव बिहेवियर है, क्योंकि ये जो मोबाइल एडिक्शन डिसऑर्डर है ये इम्पल्स एंड हैबिट कंट्रोल डिसऑर्डर के अंतर्गत आईसीडी में क्लासिफाइड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की तरह से ट्रीट करते हैं और इसके लिए दवाइयाँ भी होती हैं। तो एक तो तरीका हो गया फार्मेकोथेरेपी का। दूसरा हम लोग जो साइकोथेरेपी करते हैं उसमें हम लोग कई तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। हम लोग बच्चे को इंगेज करने की तरफ ज़्यादा काम करते हैं, उसका जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे निकाल करके रियल वर्ल्ड में लाने के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं कि मतलब उसको स्पोर्ट्स में इंगेज कर दो, उसको ड्राइंग में इंगेज कर दो, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम चीज़ों में इंगेज कर देते हैं कि 1 घंटे की क्लास में वहाँ भेज दो, डांस की क्लास करेगा, 1 घंटे में वहाँ भेज दो, इस चीज़ की क्लास करेगा, तो वो इंगेज ऐसा हो जाएगा उसके पास टाइम ही ना बचे कि वो मोबाइल यूज करे जाता। तो बेसिकली इस चीज़ का विड्रॉल नहीं हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, फ्रस्ट्रेट हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो हम लोग जो है ये समझाते हैं फैमिली मेंबर्स को कि ऐसा व्यवहार होगा और आपको इस तरह के व्यवहार को प्यार से और जो है पैशनेट तरीके से, प्रेम से समझा बुझा करके मैनेज करना है। क्योंकि ऑब्वियसली जो आदमी जिस चीज़ पर एकदम लगा हुआ है वो चीज़ चली गई तो उसको चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब होगा, डिप्रेशन होगा। तो हम लोग जब समझा देते हैं तो 5-7 दिन वो उसी हिसाब से प्यार से मैनेज करते हैं, एडिशनल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे फिर बीन आउट हो जाती है। तरीके से माना जा सकता है कि फैमिली के रिलेशंस अगर सही ना हो और वहाँ पे माहौल सही ना मिल रहा हो बच्चे को, तो भी ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक केस बताना चाहूँगा मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड जो है। एक 7 साल की बच्ची को लेकर के फादर और मदर हमारे पास आए मोबाइल एडिक्शन के लिए कि ये मोबाइल पे तो सब कुछ कर लेती है, हाँ। लेकिन बोल नहीं पाती, मम्मी पापा भी नहीं बोलती, अरे। और सब सुनती है और सब समझती है। तो फिर जब हम लोगों ने सब इंटरप्रेट किया, हाँ। तो हम लोगों को पता लगा कि फादर और मदर सुबह ही उठते हैं, हाँ। और एक नैनी है जो कि गूंगी है। ओके। उनके यहाँ नैनी जो है वो गूंगी है। गूंगी नैनी के सहारे उसको सोता छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। फिर जब वो आते हैं तो फिर उसके बाद वो अपना लैपटॉप में लग जाते हैं, वो अपना कुछ और करने लगती हैं, ऐसा काम करने लगते हैं। तो जब उसने कभी बोलने के लिए सुना ही नहीं तो वो बिहेवियर सीख कहाँ पाएगी, और उसको मोबाइल दे देते हैं कि वो रोए ना, इंगेज रहे। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे उसकी स्पीच थेरेपी की, मोबाइल से हटाया, उनसे बोला कि बात करो, जब ये कोई चीज़ मांगे वो करे तो रिस्पांस नहीं देना है, बोलना है कि ये बेटा ये चीज़ है, बोलो ये चाहिए तुमको। तो फिर उसके बाद 6 महीने में वो एकदम अच्छे से बोलने लगी। तो उसे बेसिकली स्पीच की कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीच की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असल में स्पीच इज अ बिहेवियर। अगर हम बिहेवियर को देखेंगे नहीं तो हम उसको करेंगे कैसे? तो वहाँ बिहेवियर का इमिटेशन ही नहीं हो रहा है। यहाँ हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप हमें ये बताइए कि इलाहाबाद में नशा मुक्ति केंद्रों का क्या हाल है और यहाँ से हमें कैसी सहायता मिल सकती है? इलाहाबाद में OST सेंटर यानी कि ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी वाले सेंटर्स सरकार के 3 चल रहे हैं जी। और कई नशा मुक्ति केंद्र जो है चल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 2 को मैं पर्सनली जानता हूँ। अभी सरकार ने जो गाइडलाइन दी है वो दोनों नशा मुक्ति केंद्र उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से पेशेंट्स का केयर वहाँ पर हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी परफॉर्मेंस नहीं है। प्राइवेट और सरकारी नशा मुक्ति केंद्र अच्छे से चल रहे हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन को कैटर भी कर रहे हैं वो। ओके। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और अगर हमसे कोई बात छूट गई हो तो ज़रूर आप बताएं। आपका जो क्वेश्चनेयर है वो इतना अच्छा और इतना बृहद है कि उसमें कुछ छूटने का कोई बात ही नहीं बचता है।
संदेश बस मैं यही देना चाहूँगा प्रयागराज वासियों को कि जो हमारे व्यवहार में है, हमको अपने समाज में, अपने परिवार में ही एंजॉयमेंट खोजने की कोशिश करनी चाहिए और किसी पदार्थ में, किसी एबनॉर्मल बिहेवियर में आनंद खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमेशा स्वयं और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए और स्वस्थ मानसिक स्तर को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर पासवान, आपका हमारे शो में भाग लेने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, जिन्होंने हमें ड्रग एडिक्शन और ड्रग्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। ऐसे ही कई सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल।